Hi everybody, welcome to the Swayam IS. I am Sugandha and I'll be taking your Indian polity classes. What we are going to do in this particular video is a very much debated, very much into the current news that has been there is disqualification of MP. ठीक है, रीजन हम सभी को पता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी क्यों न्यूज में था. व्हाट आर द प्रोविजन, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एज टू देयर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज एंड ऑन द कॉन्ट्रेरी एमएलएस. तो कौन से आर्टिकल्स हैं जो एमपी के डिस्क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, एमएलए की बात करते हैं. What is the relation of this case with Representation of Peoples Act 1951 and a very landmark case that is Lily Thomas case. इसको भी we'll be dealing in very detail. Also IPC 499 and 500 जो कि main जिसके ऊपर की मिस्टर गांधी को कन्विक्ट किया गया था. We'll have a look on those. यहाँ पे हमने इस लेटर को जिसमें कि राहुल गांधी को कन्विक्ट किया गया, इनको डिसक्वालीफाई किया गया एमपी से. आई हैव ब्रॉट दिस लेटर फॉर यू. तो राहुल गांधी हु इज द मेंबर ऑफ लोकसभा फ्रॉम केरला, तो वायनाड कॉन्स्टिट्युएंसी से ये एमपी थे एंड ही हैज बीन डिसक्वालीफाइड अंडर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 102 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई जो कि इनके लेटर में मेंशन्ड है. तो दिस हैज बीन द लेटर, ये लेटर था और जिसमें कि क्लियरली स्टेट किया गया है इनका डिसक्वालिफिकेशन. व्हाट हैपेंड इज, बैकग्राउंड में चलते हैं थोड़ा सा. व्हाट हैपेंड कि सूरत कोर्ट में ही हैज बीन सेंटेंस्ड to 2 years jail in 2019. बेसिकली 2019 में सूरत कोर्ट में ये कन्विक्ट हुए थे डिफेमेशन केस के ऊपर और उनका कन्विक्शन जो हुआ है दैट हैज बीन डन इन 2023 इन मार्च. ठीक है, वाई द रीजन इज ही मेड फ्यू रिमार्क्स अबाउट द सरनेम मोदी. तो he made such remarks and he has been convicted with the disqualification from the assembly. So the court of chief judicial magistrate H.H. Verma, which held Gandhi guilty under IPC 99 and 500, also granted him bail. इनको convict किया गया, disqualification हुआ इनका, but then he has been granted bail and suspended his sentence for 30 days to allow him to plea. तो बेसिकली इनको 30 दिन का समय दिया गया था कि ये हायर कोर्ट में अपील कर सके या अपने इस कन्विक्शन पे स्टे लगा सके. इसके बाद यही बवाल उठा कि हाउ इज ही बीइंग ग्रांटेड द 30 डेज पीरियड. इनको 30 दिन का पीरियड क्यों अलाउ किया जा रहा है जबकि लिली थॉमस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और बताया था. ऑल इन ऑल दिस वाज द बैकग्राउंड, है ना. दिस वाज द बैकग्राउंड. लेट्स मूव अहेड. Firstly, let's talk about the IPC 499 and 500. तो डिफेमेशन पे जो है कन्विक्शन इसी पे ये अलाउ करते हैं. बेसिकली 499 टॉक्स अबाउट हाउ डिफेमेशन कुड बी थ्रू वर्ड्स, either spoken or intended to be read through signs, also through visible representations. Now my question to you is, and this is the most probable, most important question for the upcoming examination, that is right to reputation. Is this a fundamental right? If yes, which article provides you the right to reputation under fundamental right? ठीक है, तो for your information, yes, this is a fundamental right granted under article 21. ठीक है, वी आर नॉट गोइंग टू कवर द फंडामेंटल राइट एस्पेक्ट, बट ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स. मूविंग अहेड, these can either be published or spoken about a person with the intention of damaging the reputation of that person or with knowledge or reason to believe that imputation will harm his reputation. Basically 499 IPC section is talking about the damaging caused because of the defamation, either through words, spoken, written, visual, signs, representation, whatsoever. Section 500 stipulates imprisonment of up to 2 years. ठीक है, 2 साल की जेल की सजा अगर आपको होती है इन दैट केस. अच्छा, डिस्क्वालिफिकेशन का जो क्राइटेरिया है, जो ग्राउंड है, दैट इज इफ यू आर सेंटेंस फॉर
2 years or more than that imprisonment, you will be disqualified. Now, this is what, because of these two sections, Mr. Gandhi has been convicted with the disqualification case. Moving further, ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन. अब हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ है कि हाउ आर वी गोइंग टू नो द ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल 102, जिसके तहत, जिसके अंदर, जिसकी वजह से मिस्टर गांधी हैज बीन कन्विक्टेड, वी हैव सीन इन द लेटर क्लियरली मेंशन था आर्टिकल 102 में के थ्रू इनको डिस्क्वालीफाई किया गया. नाउ व्हाट इज आर्टिकल 102? इट स्पेसिफाइज दैट a person shall be disqualified for contesting elections. He will be disqualified from contesting elections and being a member of parliament under certain conditions. Number one, he will be disqualified from contesting elections further. Secondly, he will be disqualified from being a member of parliament. और किन कंडीशंस में? अब इन कंडीशंस को कौन डिटरमिन करेगा? इन कंडीशंस को पार्लियामेंट डिटरमिन करेगी. दिस इज ऑल्सो मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 102 which says that it also authorizes parliament to make law determining conditions of disqualification. तो कंडीशंस भी पार्लियामेंट डिटरमिन करेगी और बताएगी कि किन कंडीशंस में इनकी डिस्क्वालिफिकेशन होगी. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज 102 and 191. Basically 102 tells the grounds of disqualification for MPs and 191 tells about the MLAs. ठीक है. कई बार क्या होता है, क्योंकि ये करंट में था तो दे कैन आस्क यू द आर्टिकल इटसेल्फ. तो व्हाट इज द आर्टिकल, मैच द कॉलम में. या वी हैव सीन सिंस लास्ट 2 years एक ट्रेंड चला है कि ओनली 2 pairs आर मैचिंग, 3 pairs आर मैचिंग, 4 pairs आर मैचिंग. इस तरीके से भी आर्टिकल रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. सो व्हाट आर द ग्राउंड्स, what are the grounds of disqualification mentioned in the constitution? First is, we very well know, holding an office of profit either under the state government or under the union government. Second ground is being of unsound mind. Third is being an undischarged insolvent, and fourth is not being an Indian citizen or for acquiring citizenship of another country. So these are the 4 grounds जो कि constitution में mentioned है that the MP or MLA can lose his membership from the parliament. तो ये see what we are doing here is we are relating the current issue with the static portion जो कि constitution में mentioned है. पहला जो term है that is through जो पहला डिस्क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है वो उन ग्राउंड्स पे होता है. सेकंड जो डिस्क्वालिफिकेशन होती है वो बिकॉज ऑफ 10th शेड्यूल भी होती है. व्हाट इज 10th शेड्यूल? 10th शेड्यूल इज anti-defection law which has been added in constitution through 91st amendment act, right? Also known as anti-defection law. It was meant to arrest practice of legislators from changing affiliations during their term into office. If they are changing their affiliations from one party to another, 50 seconds, sorry, it is 52nd Amendment Act. Yes. So, practice of legislators from changing affiliations during their term in office. A member incurs disqualification. यहाँ हमें ध्यान देना है. Disqualification anti defection के अंडर में तब होगा, number 1, if he voluntarily gives up membership of the political party जिसमें कि वो part थे. Second is if he votes or abstains from voting in the house contrary to any direction given by his political party. अगर वो वोट करते हैं अगेंस्ट या कॉन्ट्रेरी या वो वोट ही नहीं करते हैं तो भी वो डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे. थर्डली, इफ नॉमिनेटेड मेंबर जॉइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 6 months. ठीक है. तो अगर 2/3 ऑफ द पार्टी डिसाइड्स कि हम किसी और पार्टी में मर्ज जाएंगे, केस ऑल्सो एंटी डिफेक्शन विल बी कंसिडर्ड. नाउ नेक्स्ट इज अथॉरिटी किसके पास है. तो डिस्क्वालिफिकेशन की जो क्वेश्चनिंग अथॉरिटी है वो मेंशन्ड है अंडर 10th शेड्यूल एंड दैट हैज बीन मेंशन्ड कि जो ये जो अथॉरिटी है 10th शेड्यूल के अंदर ये डिसाइड होती है बाय चेयरमैन इन केस ऑफ राज्यसभा एंड स्पीकर इन केस ऑफ लोकसभा.
ठीक है, दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट पॉइंट. एंड ऑल्सो, इज देयर अ स्पेसिफिक टाइम एलोकेटेड फॉर प्रिसाइडिंग ऑफिसर टू डिसाइड ऑन डिस्क्वालिफिकेशन? नो, there is no certain time that has been specified in the constitution कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर को बताना है कि डिस्क्वालिफिकेशन वैलिड होगी या नहीं. ठीक है, the decision of chairman in this regard is subject to judicial review. Judicial review is also possible in this regard. Exceptions हैं कुछ anti defection के, वो अभी मैंने वही बताया कि 2/3 of the legislators, if they think that they are in the favor of a merger with another political party, in that case इनको defected नहीं माना जाएगा. ठीक है, these are the exception, these are the major background of the 10th schedule. What we are concerned with this in this particular video is the disqualification, जो कि इन केस में, जो करंट का केस है, मिस्टर गांधी का केस है, that has been related with article 1 or 2 to be read with RPA. ठीक है, अभी we'll understand कि इन दोनों का रेलेवेंस क्या है मिस्टर गांधी के केस में. दिस इज व्हाट वी आर इंटरेस्टेड टू नो. नेक्स्ट इज सो जो इनकी डिस्क्वालिफिकेशन हुई है, डिस्क्वालिफिकेशन इज इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल 1 और 2 टू बी रेड विथ सेक्शन 8 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1951. दिस एक्ट आरपीए प्रोवाइड्स बेसिकली सेक्शन 8 क्लॉज 1, सेक्शन 8 क्लॉज 2, ये दो सेक्शंस बताते हैं कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशन आ रही है जब आप being a member of parliament or being a member of legislative assembly you can be disqualified. So section 8 clause 1 and section 8 clause 2 of RPA 1951 clearly tells you the conditions. What we are interested in this case is section 8 clause 3. ठीक है, now what does the RPA Act of 1951 specifies? So specifically RPA is providing that a person will be disqualified if he has been convicted and sentenced to imprisonment for 2 years or more than that. अगर किसी MLA को, अगर किसी MP को 2 साल या 2 साल से अधिक की imprisonment की सजा होती है, in that case RPA provides कि that person shall be disqualified. ठीक है, also he shall continue to be disqualified for a further period of 6 years after his release. That means जितने साल की भी imprisonment उनको होगी, उस imprisonment के phase के बाद से 6 साल तक he can't contest the elections. This has been mentioned in the RPA 1951. Next is a very famous Lily Thomas case जो कि इसी regard में आया था, and which has happened because of there's a very funny incident happened. We'll see towards the end of this slide. So as per section 8 clause 3, अभी हमने आपको बताया that 8 clause 1 and 8 clause 2 talks about various conditions जहां पे एक MP या MLA disqualify हो सकते हैं. As per section 8 clause 3 of the Representation of People Act, conviction of a lawmaker for an offence with 2-year sentence or more leads to disqualification from the house, which means that the date he is convicted he will be disqualified. Now there has been another clause added, section 8 clause 4, which said that disqualification तभी इफेक्ट में आएगा जब convicted date के बाद 3 महीने elapse हो चुके होंगे and that member has been given a chance of 3 months to appeal to the higher court. This has been mentioned in the section 8 clause 4, to which Miss Lily Thomas with another petitioner, तो इन्होंने एक फाइल पिटिशन की, इन्होंने एक पिटिशन डाला कि ऐसे तो फिर कोई डिस्क्वालीफाई होगा ही नहीं, ऐसे तो क्रिमिनल केसेस में, ठीक है, जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस होंगे ये सारे क्रिमिनल होंगे. अगर कोई भी पार्लियामेंटेरियन मेंबर जो है, अगर हम उनको डिस्क्वालीफाई करते हैं, अगर हम उन्हें किसी ऑफेंस में कन्विक्ट करते हैं और ये इनको 3 महीने का टाइम मिल गया कि वो अपने
कन्विक्शन के लिए एक अपील डाल सकें हायर कोर्ट में या अपने कन्विक्शन पे स्टे लगा सकें, इन दैट केस नोबडी विल बी डिस्क्वालिफाइड, राइट? एवरी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट इज गोइंग टू हैव एन अपॉर्चुनिटी फॉर 3 months कि वो अपने कन्विक्शन के ऊपर स्टे लगाए या अपने कन्विक्शन के लिए वो अपील करें हायर कोर्ट में. दिस इज व्हाट लिली थॉमस, मिस लिली थॉमस सेड कि दिस इज अ वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस. इन दैट केस क्रिमिनल पॉलिटिक्स को हम अंजाम दे रहे हैं. वी आर रिजल्टिंग इनटू क्रिमिनल पॉलिटिक्स बीइंग द मोस्ट केस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट. सो what has been mentioned in section 8 clause 4 is disqualification takes effect only after 3 months have elapsed from the date of conviction. Within that period the convicted lawmaker could have filed an appeal against the sentence before the high court, किसी भी हायर कोर्ट में. लेकिन इस प्रोविजन को which is section 8 clause 4, this has been struck down back in 2013 through the case Lily Thomas versus Union of India. We have to understand the case in detail because see 2013 and this is 2023, it's been 10 years with this case. You can get a probable question on this topic very well. So you are UPSC is not going to ask a political question कि मिस्टर गांधी को क्यों कन्विक्ट किया, कैसे किया, क्या किया. But yes, UPSC can very well ask you about the Lily Thomas case very well. ठीक है, तो section 8 clause 4 और section 8 clause 3 या clause 4 को हमने unconstitutional क्यों declare किया, क्यों struck down हुआ. Let's have a look. In 2005 what happened? Background समझिए. In 2005 एक PIL को फाइल किया गया. किसने फाइल किया? केरला बेस्ड लॉयर लिली थॉमस एंड एक एनजीओ लोक प्रहारी, इंपॉर्टेंट है. इन्होंने चैलेंज किया सेक्शन 8 क्लॉज 4 को. सेक्शन 8 क्लॉज 4 क्या था? अभी हमने समझा कि सेक्शन 8 क्लॉज 4 इज गिविंग अ 3 month पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन टू द डिस्क्वालिफिकेशन टेकिंग प्लेस इन इफेक्ट इन एक्चुअल. तो 3 महीने का गैप हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को दिया जा रहा था जो कि कन्विक्ट हो रहा था. दिस वाज सेक्शन 8 क्लॉज 4. इन्होंने इसी सेक्शन को चैलेंज किया और ये कहा कि it is ultra vires, means that the parliament has made a law which is beyond its power, which is beyond its legislation. ऐसा law गलत है to the constitution which protects convicted legislators from disqualification on account of their appeals pending before the higher courts. यही point इन्होंने कहा. ऐसे तो कोई डिस्क्वालीफाई नहीं होगा. हर मेंबर को अगर आप 3 months का टाइम दे रहे हो, या तो वो अपील करें या वो स्टे लगा दें. इन दैट केस क्या होगा? द मेंबर विल कंटिन्यू टू बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और उनको डिस्क्वालिफिकेशन एक्चुअल में ग्रांट, उनका जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो एक्चुअल में इफेक्ट नहीं आएगा. एंड बिकॉज ऑफ दैट we are not going to have a clean Indian politics. ठीक है, we will be having the criminal elements in the parliament, we will be having the criminal elements in the state legislature. This is what Miss Lily Thomas and the NGO stated. ठीक है, इसीलिए ये कहा कि फर्दर कंटेस्टिंग इलेक्शंस या डिस्क्वालिफिकेशन का जो पॉइंट है सेक्शन 8 क्लॉज 4 में, दैट इज रियली रॉन्ग, है ना. दिस शुडंट बी द पॉइंट. इसको फिर कोर्ट ने सोचा, कोर्ट ने समझा और कोर्ट ने कहा यस, आपका जो चैलेंज है दैट इज वेरी मच वैलिड. और 2013 में अ बेंच ऑफ जस्टिसेस ए.के. पटनायक एंड एस.जे. मुखोपाध्याय, इन्होंने क्या हेल्ड किया कि पार्लियामेंट हैड नो पावर. अल्ट्रा वायर्स, इसको भी याद रखिए क्योंकि कई बार क्या होता है टर्म्स पे भी क्वेश्चन पूछता है. अल्ट्रा वायर्स मीन्स द पार्लियामेंट इज मेकिंग अ लॉ जिसके ऊपर उसकी कोई अथॉरिटी नहीं है, वो अपने पावर से बढ़ के एक लॉ बना रहा है. तो पार्लियामेंट, इन्होंने क्लियर बोला, पार्लियामेंट हैड नो पावर टू एनैक्ट सेक्शन 4 ऑफ सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट. एंड अकॉर्डिंगली इसीलिए सेक्शन 8 क्लॉज 4 को हमने अनकॉन्स्टिट्यूशनल या अल्ट्रा वायर डिक्लेयर कर दिया. दैट
कि पार्लियामेंट के पास कोई पावर नहीं है कि वो सेक्शन 8 क्लॉज 4 को वैलिड रखे, उसको कंटिन्यू रखे या उसके अंदर के प्रोविजंस को लाइव रखे. दिस इज व्हाट द कोर्ट said in Lily Thomas versus Union of India. And it also held that if any sitting member of parliament or state legislature is convicted of any offence under subsection 12 and subsection 3 of section 8 RPA, then by virtue of sub conviction and oblique sentence they will be disqualified immediately, which means कि 3 months का जो प्रोविजन था वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना गया और जिस दिन वो कन्विक्ट हो रहे हैं उसी दिन से वो डिस्क्वालिफाइड माने जाएंगे. द कोर्ट एडेड दैट कन्विक्टेड पार्लियामेंटेरियन लेजिस्लेटर विल नो लॉन्गर बी प्रोटेक्टेड बाय सेक्शन 8 क्लॉज 4 as previous was the case. Catch here is, the funny part is, मिस्टर गांधी बेसिकली 2005 में जब लिली थॉमस ने और लोक प्रहारी एनजीओ ने फाइल पिटीशन किया था कोर्ट में कि सेक्शन 8 क्लॉज 4 इज इनवैलिड, इज इनकॉन्स्टिट्यूशनल, और इसी से रिलेटेड एक ऑर्डिनेंस पास की गई थी 2013 में जब कांग्रेस वाज इन पावर, राइट. इन जो ऑर्डिनेंस पास हुई थी वो यही हुई थी कि सेक्शन 8 क्लॉज 4 को हमें नॉर्मल रखना है, उसको हमें रखना है बिकॉज 3 मंथ की अपीलिंग पीरियड देनी चाहिए. उसी ऑर्डिनेंस को राहुल गांधी उसको टोर डाउन कर दिया था. सो दिस वाज द फनी पार्ट, और उसी की वजह से उनका डिस्क्वालिफिकेशन कन्विक्शन वाले दिन से ही वैलिड हो गया, जो कि बहुत बड़ा इशू बना था. जब इनको डिस्क्वालीफाई किया गया था तो कांग्रेस वाज कॉन्स्टेंटली आस्किंग कि 3 महीने का टाइम क्यों नहीं मिल रहा है. इट हैज बीन मेड क्लियर वाया लिली थॉमस केस. इंपॉर्टेंट क्या है, बिकॉज दिस केस हैज बीन क्रॉसिंग 10 years नाउ एंड करंट न्यूज में भी था ये केस, तो ये केस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, राइट. तो ऑल इन ऑल व्हाट वी हैव understood in this scenario is, in this video is, we understood the RPA, we understood the Lily Thomas case. और जो मेजर आपको याद रखना है थ्योरी की अगर हम बात करें, जो मेजर आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड्स, डिस्क्वालिफिकेशन के आर्टिकल्स कौन से हैं, ठीक है. what are the articles, what are the disqualifications ground that had been mentioned in the Constitution of India. So thank you, and this was it for this video. We are soon going to launch the batches of GS Foundation and other batches, जिसकी information आप website पे जाके ले सकते हैं या different social medias पे you will also be having the platforms of this institute, ठीक है. So we'll be starting with the batches soon. Study well, revise well, and I'll see you in the next video.